यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स जिन्हें कि आप लोग मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, इसी मिलेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज। मोटा अनाज इसको और किस नाम से जाना जाता है? मिलेट्स को आप लोग कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज ही है जिनके सीड्स का जो साइज है ये क्या होगा, थोड़ा आकार में बड़ा होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रेन कहते हैं, मोटा अनाज कहा जाता है। बाकी कुछ इसके अंदर ऐसी फसलें जो इंक्लूड होती है कि उनको लगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जो ड्राई रीजन है वहां पर भी लगाई जा सकती है। तो इसी कारण से ही इनको मोटा अनाज भी कहा जाता है। भारत के अंदर अगर बात करें मिलेट्स की, तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि मिलेट्स के अंतर्गत आती है वो कौन कौन सी है? तो 3 क्रॉप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये तीन जो फसलें हैं ये कौन सी है? एक तो है ज्वार, उसके अलावा बाजरा और एक है रागी। इसके अलावा भी मिलेट्स के अंदर और चीजें भी इंक्लूड होती है, जैसे कि जो बार्ले है जिसे कि आप लोग जो बोलते हैं, कांगनी है, ओट्स है, ये सब क्या है? मिलेट्स के अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप है ये कौन सी है? 3 है, ज्वार, बाजरा और रागी। तो मिलेट्स जो है कहने में तो कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है। मोटा अनाज यानी कि नाम से ये लगता है कि इनकी जो उपयोगिता है ये काफी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलेट्स जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी समय में पीछे जाएं तो मिलेट्स का जो इस्तेमाल है भारत के अंदर बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं जैसी फसलें, उसके बाद चावल को भी इंक्लूड किया गया, तो इस तरीके की फसलें बढ़ने लगी। और हमारी थाली में हम लोग देखेंगे कि गेहूं और जो चावल है इसने अपनी जगह बना ली और जो मिलेट्स है ये धीरे धीरे कम होते चले गए। लेकिन वास्तव में जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे किसी भी चीज में आप ले लीजिए कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इन मिलेट्स की वो भी ज्यादा होती है। इसके अंदर बहुत से प्रकार के विटामिन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि आयरन है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, इस टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये भी इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे मिलेट्स के अंदर। तो मिलेट्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये अनाज से भी, जो अपने नॉर्मल अनाज है, जो व्हीट, राइस, इनसे भी कहीं ज्यादा होती है। बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का और भी बहुत सारी चीजों का। लेकिन अब क्या है, मिलेट्स का जो इस्तेमाल है वो काफी कम हो रहा है। ज्यादा इस्तेमाल किसका है? चावल मुख्य खाद्यान्न फसल बन गई है। दूसरे नंबर की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। लेकिन तीसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कौन सी है? ज्वार का ही नंबर लगता है उसके बाद। तो हम इन 3 फसलों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ज्वार, बाजरा और रागी। अभी मैंने आपको बताया कि कोर्स ग्रेन यानी कि मिलेट्स कहने में तो सिर्फ कोर्स ग्रेन है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हाई होती है। इनके अंदर देखिए विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के का ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसका ही ले लीजिए, रागी का ही, रागी के अंदर विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के का ये बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कैल्शियम है, आयरन, उसके अलावा जो मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये सब इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम का तो बहुत अच्छा सोर्स है। अगर किसी को हड्डियों से संबंधित रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमेलेसिया है, अगर वो ज्वार वगैरह का इस्तेमाल करता है तो ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने आपको बताया कि जो मिलेट्स हैं ये बहुत अच्छे सोर्स है। इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हाई है। जो बाजरा जैसा फूड है इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हाई होती है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वार के बारे में। ज्वार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बुक में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, वही चीज हमें डिस्कस करनी है। तो अभी ज्वार के बारे में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ज्वार जो है ये
थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। पहली कौन सी है? राइस है। दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? व्हीट है। और तीसरे नंबर पर आता है जवार का नंबर। तो जवार जो है ये क्या है? थर्ड। जवार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। फूड क्रॉप है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। और किसके आधार पर? एरिया और प्रोडक्शन के आधार पर। बेस क्या है? एरिया और प्रोडक्शन। भारत के एरिया और टोटल प्रोडक्शन के आधार पर जो पहली इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कौन सी है? राइस है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है और सबसे ज्यादा एरिया में? वो गेहूं है, व्हीट है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक एरिया पर उगाया जाता है और सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है तीसरे नंबर पर, वो कौन सा है? जवार है। तो जवार क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इसके अलावा देखिए जवार जो है ये क्या है? रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप क्या होती है? यानी कि अगर आप लोग जवार की कृषि करते हैं, जवार का कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी जो फसल है ये वर्षा पर आधारित होती है। रेन फेड यानी कि क्या? वर्षा पर आधारित होती है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये उगाई जाएगी जो कि कैसे हैं? नम क्षेत्र होते हैं, जहां पर की नमी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर उगेगी। उसके अलावा जवार की खेती को इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो जवार जो है ये क्या है? रेन फेड क्रॉप है। उसके अलावा ये मॉइस्ट रीजन के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसके अलावा जो जवार की जो पैदावार है इसको इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें कि भारत के अंदर जवार का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहां पर जवार ज्यादा उगाया जाता है। तो पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आप लोग देखेंगे कर्नाटक का क्षेत्र। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे में है कर्नाटक। दूसरे पर कर्नाटक। तीसरे पर देखिए, तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद है तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इन राज्यों में जो जवार का प्रोडक्शन है, जवार का ये ज्यादा होता है। जवार जो है तीसरे नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे दूसरी इंपोर्टेंट क्रॉप के बाद। पहला क्या था? जवार, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है जितना बताया गया है। दूसरा है इंपोर्टेंट जो क्रॉप है, मिलेट्स है, जो ये है बाजरा। बाजरा मिलेट्स का ही टाइप है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है बाजरा भी। बाजरे का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है कुछ राज्यों के अंदर, ठीक है। और बाजरा जो है ये क्या होता है? नेचर में थोड़ा गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बाजरा जो है इसको उगाने के लिए, बाजरा जो है वो किन क्षेत्रों में मिलेगा? जहां पर की सैंडी सॉइल मिलेगी आप लोगों को। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहां पर मिलेगी? जो राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर है सैंडी सॉइल, तो यहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अलावा ये होगी शैलो ब्लैक सॉइल, जहां पर है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहां पर भी क्या है? काली मिट्टी के क्षेत्र पर भी बाजरे का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। काली मिट्टी जैसे कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक। कुछ गुजरात का भी हिस्सा है, यहां पर भी क्या है? रेतीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान है, तो ऐसे एरिया के अंदर, ऐसी मिट्टी के अंदर जो बाजरा है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। पर्ल मिलेट बोलते हैं इसको। तो बाजरा जो है ये कहां पर पैदा होता है? सैंडी सॉइल चाहिए इसके लिए, रेतीली मिट्टी चाहिए, और उसके अलावा शैलो, छिछली, ब्लैक सॉइल, ठीक है। काली मिट्टी, शैलो ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल के अंदर जो है बाजरा कल्टीवेशन किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि सैंडी सॉइल वाला एरिया कौन सा है, जैसे कि राजस्थान के अंदर इसका प्रोडक्शन होगा। और राजस्थान जो है
बाजरे के अंदर पहले नंबर पर आता है। ठीक है, बाजरा कल्टीवेशन में, प्रोडक्शन में जो राजस्थान है ये फर्स्ट नंबर पर है, राजस्थान। उसके बाद सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है ब्लैक सॉइल वाला एरिया यानी कि महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात और उसके बाद हरियाणा। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इन क्षेत्र में क्या किया जाता है, इन राज्यों में बाजरा कल्टीवेशन किया जाता है। यही इनकी रैंकिंग है। राजस्थान जो है बाजरा उत्पादन में पहले नंबर पर है। ठीक है, इसके अलावा और आप यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद है देखिए गुजरात और उसके बाद हरियाणा। तो यहां पर क्या है, बाजरा कल्टीवेशन किया जाता है, बाजरे का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है और यहां के लोग बाजरे का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा ये सब चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू है जो ये काफी हाई मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रकार के इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरी फसल जो है मिलेट्स के अंतर्गत, ये कौन सी है, ये है रागी। रागी तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है और रागी के लिए देखिए, रागी जो है ये जो ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन यानी कि ऐसे रीजन जो कि ड्राई है, जहां पर की जो वर्षा है, औसत वर्षा है, ये कम होती है, तो इन एरिया के अंदर रागी उगाई जाती है। तो रागी जो है ये एक क्रॉप है, ड्राई रीजन की क्रॉप है। ठीक है, रागी क्या है, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन है। मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए देखिए लाल मिट्टी में भी उगाई जा सकती है, काली मिट्टी के अंदर भी उगाई जा सकती है, रेड, ब्लैक, उसके अलावा सैंडी, रेतीली मिट्टी के अंदर भी, और उसके अलावा जो दोमट मिट्टी होती है यानी कि लूमी सॉइल है उसके अंदर भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि रागी जो है कौन कौन से राज्यों में ये इंपॉर्टेंट है यानी कि उगाई जाती है, तो ये देखिए कर्नाटक है, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन राज्यों के अंदर रागी उगाई जाती है, रागी का उत्पादन किया जाता है। तो मिलेट्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप देखी। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, मक्का के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मक्का देखिए, मक्का जिसे क्या कहते हैं, मेज कहा जाता है इसको, मक्का यानी कि मेज। और मक्का जो है ये क्या है, एक खरीफ की फसल है। मक्का क्या है, खरीफ की फसल है। लेकिन जो बिहार जैसे स्टेट है यहां पर मक्का जो है रबी के सीजन में भी उगाई जाती है। खरीफ का सीजन कौन सा, ऑनसेट ऑफ मानसून से ये स्टार्ट होता है, हार्वेस्टिंग जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। तो मेज जो है ये मक्का क्या है, खरीफ की एक फसल है। और मक्का की फसल को उगाने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो इसको चाहिए होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको चाहिए। अगर बात करें पानी की ज्यादा इसमें आवश्यकता होती है, यानी कि चाहे वो इरिगेशन से अवेलेबल हो या रेनफॉल हो, तो इसको पानी जो है या आप कहिए कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल ये कैसा होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए। मिट्टी की अगर बात करें कि मक्का की खेती के लिए कौन से प्रकार की मिट्टी ज्यादा अच्छी रहती है, तो इसके लिए चाहिए ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी। इसके लिए देखिए ओल्ड एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल इसके अंदर ज्यादा अच्छी रहती है मक्का की खेती के लिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद देखिए मक्का के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मेज का यानी कि मक्का का। तो इंडिया की जो रैंकिंग है मक्का उत्पादन में, ये क्या है, विश्व के अंदर 7वें नंबर पर आता है। और मक्का जो है खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जो प्लांट है उसको फोडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मक्का जो है खाने की फसल भी है और उसके अलावा ये पशुओं के लिए एक अच्छा चारा भी है। तो मैंने बताया कि मक्का जो है ये फूड एंड फोडर दोनों तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। और
अभी के समय में जो मेज प्रोडक्शन है, भारत का जो मक्का उत्पादन है ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। किस वजह से हुआ है कि एक तो देखिए मक्का को उगाने के लिए HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं मेज के, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक, इनका भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो इरिगेशन, अब पानी की व्यवस्था है, हर जगह से नहर है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, किसी भी माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, जहां पर वर्षा अधिक है या नहरों का जाल फैला हुआ है, तो पानी की भी कमी पूरी हो रही है। तो इन कारणों से HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन से क्या है, मक्का का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब मेज प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा जो मक्का का उत्पादन होता है ये कहां पर, कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, पहले पर कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर है तमिलनाडु। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जहां पर की जो मेज प्रोडक्शन है ये बड़े लेवल पर किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।